Hello, replicators. Welcome back to Replicating Minds once again. Today, in lecture number 6 of evolution, हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बारे में। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंटेंट है कुछ इस तरीके से। हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज इवोल्यूशनरी प्रोसेस, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। Then we will discuss about the factors in which the first factor is natural selection, which affects the evolutionary process. Along with natural selection, genetic drift, mutation, migration, and mating system are also important that cause the evolutionary process. इसके बाद हम बात करेंगे कि जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एक्चुअल में होता कैसे है, हाउ द नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेशन टेक्स प्लेस। ओके, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फेट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, मतलब कि नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। इसके बाद आपने दो टर्म सुने होंगे, फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। ये दोनों ही आते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर। तो आज का लेक्चर ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, आज का लेक्चर जो है वो आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बट हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप आज के इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। राइट, तो लेक्चर के बाद में दो तीन क्वेश्चंस सीएसआर में पूछे गए, दो तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलेंगे चैनल पर। राइट, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इवोल्यूशनरी प्रोसेस क्या होता है। जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, आपको पता है कि बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसमें कई जनरेशन्स लग जाती हैं, कई सदियां, कई दशक लग जाते हैं, है ना, तब जाकर इवोल्यूशनरी प्रोसेस दिखता है। ओके, तो ये कैसे होता है? इट इज एन अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर चेंजिंग एनवायरनमेंट, है ना। हमने अभी तक क्या बात की है इवोल्यूशन, जब भी इवोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, हम चाहे कोई सी भी स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, कोई सी भी स्पीसीज आप उठा के देखो, तो क्या बोलते हैं हम कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग स्पीसीज अपने आप को अडेप्ट करती है। राइट, और जो स्पीसीज इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट नहीं कर पाती वो यहाँ से एक्सटिंक्ट हो जाती है। राइट, और जो सरवाइव कर पाती है वो आगे की तरफ बढ़ती है। तो जो सरवाइव करती है उनका ही क्या होता है, उनका ही होता है इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आपके अंदर अडेप्ट करने की टेंडेंसी होनी चाहिए, तभी आपकी फ्यूचर जनरेशंस एग्जिस्ट करेंगी, तभी आपका इवोल्यूशन होगा, या आपकी स्पीसीज का इवोल्यूशन होगा, या आपकी पॉपुलेशन का इवोल्यूशन होगा। राइट, इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे अभी तक जब भी हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, इवोल्यूशन का मतलब होता है नेचुरल सिलेक्शन। अभी तक हम ये समझते हुए आए हैं। राइट, नेचर जिसको सेलेक्ट करता है उसका ही इवोल्यूशन पॉसिबल होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इवोल्यूशन नहीं है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये कहा था द फेमस एंड ग्रेट पॉपुलेशन जेनेटिस्ट सर रोनाल्ड फिशर। ओके, उन्होंने ही कहा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन है इज नॉट इवोल्यूशन, इट इज सेड बाय द ग्रेट पॉपुलेशन जेनेटिस्ट सर रोनाल्ड फिशर। तो अब जब नेचुरल सिलेक्शन इवोल्यूशन नहीं है तो इवोल्यूशन क्या है? देखो, कोई भी पॉपुलेशन इवॉल्व कब करती है? जब उसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ओवर द टाइम। अब ये जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये एक है पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज का पॉपुलेशन ले लीजिए, मान लीजिए कि ये ह्यूमन स्पीसीज की ही एक पॉपुलेशन। राइट, अब इसमें
थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं पॉपुलेशन में, मान लीजिए इस पॉपुलेशन में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, तो क्या होगा कि इनका एक स्पेसिफिक जेनेटिक कंटेंट होगा, है ना। इन सबका मिलाकर क्या होगा, एक स्पेसिफिक जेनेटिक कंटेंट होगा। अब क्या होगा, इवोल्यूशन कैसे होगा, जब ओवर द टाइम इनकी जेनेटिक कंटेंट में चेंज आए, राइट। मान लो कि अभी इनका जो जेनेटिक कंटेंट का कॉम्पोजिशन है वो एक्स है, तो जब एक्स से चेंज होकर वाई, वाई से चेंज होकर जेड, कॉम्पोजिशन जब चेंज होता रहेगा ओवर द टाइम, तब बोल सकते हैं कि इस पॉपुलेशन का या इस स्पीशीज का इवोल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। मतलब जिस टाइप का जेनेटिक कंटेंट पहले था, मतलब आप बोलो कि 7-8 जनरेशन पहले इस पॉपुलेशन का जो जेनेटिक कंटेंट था वो एक्स था, अभी इसका जेनेटिक कंटेंट वाई टाइप का है, मतलब थोड़ा चेंज हो गया, तो इसका मतलब इस पॉपुलेशन का इवोल्यूशन हुआ है। और 8-9 जनरेशन के बाद इसका जेड होगा, तो इसका मतलब इसका इवोल्यूशन हो रहा है ना। अब ये जेनेटिक कंटेंट चेंज कैसे होता है, तो वो बात हम करते हैं। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है, ये इवोल्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट कॉज इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन कॉज करता है, राइट। ये एक फैक्टर है, ये क्या है, एक फैक्टर है जो जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। तो जो जेनेटिक कंटेंट चेंज हो रहा है उसके कई रीजन होते हैं, जैसे कि जब इस पॉपुलेशन में, इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई बाहर से कोई दूसरे टाइप का अलील आए, ये देखो दूसरे टाइप का अलील जब एंटर करते हैं तो क्या होगा कि इनकी जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो। अब ये दूसरे टाइप के अलील्स इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में एंटर कैसे कर सकते हैं, तो जब बाहर से कोई दूसरे ह्यूमन बींग्स इस पॉपुलेशन में एंटर करेंगे तो वो अपना अलग टाइप का जेनेटिक कंटेंट लेके आएंगे एज कम्पेयर टू दिस करेंट पॉपुलेशन, है ना। तो जब वो अपना अलग तरीके का जेनेटिक कंटेंट लेकर आएंगे, जैसे मान लीजिए जो बाहर से आए उनका ब्लू कलर का जेनेटिक कंटेंट है, तो अब कुछ टाइम बाद क्या होगा, इनके बीच में क्या होगी, मेटिंग होगी, ब्लू वाले और रेड वाले इंडिविजुअल्स के बीच में। तो जब ब्लू और रेड के बीच में मीटिंग होगी तो अब जो इनके ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो कुछ डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रेड वाले की तरह भी हो सकते हैं, ब्लू वाले की तरह भी हो सकते हैं, या दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के कुछ अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ही क्या होता है कि जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली जाती है, जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती चली जाती है, और उसका जो मेन कारण है वो माइग्रेशन हो सकता है, माइग्रेशन हो सकता है, या राइट, या रिकॉम्बिनेशन हो सकता है कि जब मेटिंग होगी इन दोनों के बीच में तो रिकॉम्बिनेशन हो जाए किसी जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सीक्वेंस के बीच में। ये जो सीक्वेंस, ये जो ब्लू वाले जो सीक्वेंस लेके आए हैं अपना डीएनए का कंटेंट लेके आए हैं, उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाए, या जो मेटिंग हो रही है, वो जो मेटिंग हो रही है वो किस टाइप से हो रही है, मतलब कि रिलेटिव्स के बीच में मेटिंग हो रही है, या बिटवीन सिमिलर इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग हो रही है, या बिटवीन फार रिलेटेड फार रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में मीटिंग हो रही है, ओके, या नियर बाय इंडिविजुअल्स के बीच में मीटिंग हो रही है। तो ये मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता है। जिस तरीके की मीटिंग होगी उस टाइप का जेनेटिक कंटेंट ऑफस्प्रिंग में जाएगा और उस तरीके का इवोल्यूशन होगा, राइट। तो अब इसमें से अब हम क्या करेंगे कि एक एक करके इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इवोल्यूशन में, जैसे कि जेनेटिक ड्रिफ्ट, फाउंडर इफेक्ट, बॉटलनेक इफेक्ट, म्यूटेशन, माइग्रेशन एंड नॉन रैंडम मीटिंग। नॉन रैंडम मीटिंग डिस्कस करेंगे हम मीटिंग के अंदर, ओके। नॉन रैंडम मीटिंग इज द क्लासिफिकेशन विच कम्स अंडर द मीटिंग। तो ये सारी चीजें अब हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन से। नेचुरल सिलेक्शन, तो ये नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग द रेप्लिकेटिंग यूनिट सच एज मॉलिक्यूल्स, सेल्स और ऑर्गेनिज्म, ओके।
नेचुरल सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, किसी मॉलिक्यूल का हो सकता है, सेल्स के बीच में हो सकता है, ऑर्गेनिज्म के बीच में हो सकता है, बाय देयर रिप्रोडक्टिव सक्सेस इन पॉपुलेशन। मॉलिक्यूल्स भी रेप्लिकेट करते हैं, सेल्स भी रेप्लिकेट करते हैं, ऑर्गेनिज्म भी रेप्लिकेट करते हैं। ओके, मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कंपटीशन होगा। बहुत सारी सेल्स जब एक जगह पर होंगी तो बहुत सारी सेल्स के बीच में भी कंपटीशन होगा, ऑर्गेनिज्म के बीच में भी कंपटीशन होता है। जब भी कंपटीशन होता है तो जो सेल्स या जो ऑर्गेनिज्म या जो मॉलिक्यूल उस नेचुरल कंडीशंस को अच्छे से अडेप्ट कर पाएंगी वही सरवाइव करेंगी, वही जिंदा रहेंगी। ओके, वही आगे जाएंगी, वही रेप्लिकेट करेंगी। ओके, तो जो नहीं सरवाइव कर पाएंगी वो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको नेचर से हटा दिया जाएगा, दे विल बी एलिमिनेटेड। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन को क्या बोला जाता है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट द रेप्लिकेटिंग यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव selection, reproductive success in a population। अब यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज इन द बेस्ट अडेप्टेड ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू लेस अडेप्टेड ट्रेट टू द एनवायरमेंट। अब आपको पता है कि कौन लोग सरवाइव करेंगे? जिनकी ट्रेड्स अच्छे हैं, जो ज्यादा फिट है। ओके, तो जो ज्यादा फिट होते हैं वो नेचर में सरवाइव करते हैं, जो ज्यादा फिट नहीं रहते वो नेचर में सरवाइव नहीं कर पाते। ओके, तो जो सरवाइव करते हैं उनके ट्रेड्स कैसे होंगे? बेस्ट होंगे। ओके, तो जब सिर्फ बेस्ट वाले ही सरवाइव कर पाएंगे तो एनवायरमेंट में उनका नंबर बढ़ता चला जाएगा। That's why I have written this line: increase in the best adapted trait of an organism as compared to less adaptive trait to the environment। एनवायरमेंट के अगेंस्ट, सॉरी, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग जिनका ट्रेड्स अच्छा होगा उनका नंबर इंक्रीज होगा। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड अडेप्टेशन टेक्स नंबर ऑफ जनरेशन। ये बात आपको मैंने पहले ही समझा दी थी कि इसमें नंबर ऑफ जनरेशन लग जाती है। हम एप से लेकर ह्यूमंस तक बनने का सफर आपको पता है कि कितना ज्यादा लंबा है। कई कई मतलब कई सारे जनरेशन बीत गए तब जाके ह्यूमंस का एवोल्यूशन हो पाया, क्योंकि तो इसमें बहुत टाइम लगता है। और सबसे पहले जो थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की वो किसने दी थी? वो दी थी डार्विन। डार्विन फर्स्ट गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पर जो लास्ट लाइन है उसमें क्या लिखा है? पॉपुलेशन विद बेटर जेनेटिक एंड एपिजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ट सूटेड टू नेचुरल एनवायरनमेंट एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन विद लेस डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वही बात है जो मैंने यहाँ पर आपको सेकंड पॉइंट में समझाया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब जिस पॉपुलेशन का जेनेटिक और एपिजेनेटिक कंटेंट बेटर होगा वो बहुत अच्छे से नेचर को सूट करेंगी, नेचर में अडेप्ट करेंगी और उनका इवोल्यूशन होगा। तो जेनेटिक कंटेंट तो आपको पता है। एपिजेनेटिक कंटेंट का मतलब होता है कि आ, आपका जो जेनेटिक कंटेंट होता है उसमें एनवायरनमेंट कैसे रोल प्ले करता है। तो एपिजेनेटिक को आप बोल सकते हो जेनेटिक प्लस एनवायरनमेंट। ओके, राइट। तो एनवायरनमेंट भी आपकी जेनेटिक्स को थोड़ा बहुत रेगुलेट करती है। आपका जेनेटिक कंटेंट तो सेम रहेगा, लेकिन जब आप अलग अलग लोकेशंस पर जाओगे, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस में जाओगे, तो आपके जीन्स अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कि अभी आप ऐसे कंडीशन में रह रहे हो जहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो आपके जीन्स अलग तरीके से रेगुलेट होंगे, आपकी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करेंगे। बट आप वहां से शिफ्ट होकर हॉट प्लेसेस पे चले जाओगे तो फिर आपके बॉडी में ऐसे जीन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे प्रोटीन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि आपकी बॉडी को गर्म रखेंगे, बल्कि आपकी बॉडी को ठंडा रखने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मैं बस आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एनवायरनमेंट आपके जेनेटिक्स को कंट्रोल करता है। तो उसको बोला जाता है एपिजेनेटिक। तो जिसका जेनेटिक कंटेंट, एपिजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा होगा, बेस्ट सूटेड होगा नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए, वो पॉपुलेशन ज्यादा डेवलप होगी, ज्यादा अच्छे से इवॉल्व करेगी। ओके, therefore population with best suited characteristics increase their population size। तो ये ऑब्वियस सी बात है। अब जो बेस्ट सूटेड होगी वो सरवाइव करेगी, जो सरवाइव करेगी उनका ही पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा।
अब बात आती है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, हाउ द नेचुरल सिलेक्शन द प्रोसेस अकर्स। ओके, कैसे इसका ऑपरेशन होता है अमंग द जीनोटाइप्स। तो यहाँ पर जो नेचुरल सिलेक्शन होता है वो दो बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सर्वाइवल एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन फर्टिलिटी। ये पॉइंट तो आपको समझ में आ गया कि जिसके ट्रेड्स अच्छे होंगे, जो ज्यादा अच्छे से अडेप्ट करेगा नेचर में, उनको नेचर सेलेक्ट करेगा, वही सरवाइव करेंगे, है ना। जिनका अडेप्टेशन अच्छा नहीं होगा वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो डिफरेंस इन सर्वाइवल के बेसिस पर नेचुरल सिलेक्शन होता है। दूसरा, डिफरेंस इन फर्टिलिटी। अब देखो, दो बातें, एक बात है सरवाइव करना और दूसरा बात है रिप्रोडक्शन करना। ये दोनों ही बातें अलग अलग है, ये दोनों ही प्रोसेस अलग अलग है। ऐसा जरूरी तो नहीं कि अगर कोई इंडिविजुअल सरवाइव कर पा रहा है तो वो रिप्रोडक्शन भी कर पाए, है ना। तो इवोल्यूशन के लिए और अपने फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है, फर्टिलिटी भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप सरवाइव कर गए लेकिन अगर आपने रिप्रोडक्शन नहीं किया, आपने अपने जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाया, आपने अपने नंबर को आगे नहीं बढ़ाया, पॉपुलेशन के साइज को नहीं बढ़ाया, तो आपके साथ साथ आपके पास जो जेनेटिक कंटेंट है वो वहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा नेचर से, वो वहीं पर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, आगे नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। इसीलिए नेचर क्या करता है, वो सर्वाइवल के बेसिस पर भी सेलेक्ट करता है और फर्टिलिटी के बेसिस पर भी सेलेक्ट करता है। ओके, डार्विन ने जो थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो सिर्फ सर्वाइवल के बेसिस पर दी थी कि जो सर्वाइव करेगा वो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू सेलेक्ट कर लिया जाएगा, जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, बट हम कह सकते हैं कि सर्वाइवल इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन इट इज नॉट सफिशियंट। जो आपको मैंने बता दिया, सफिशियंट नहीं है, क्योंकि अगर आप अगर क्योंकि एक तो मतलब एक सबकी तो एक एज होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम सब अमर हैं, कभी ना कभी तो हम सबको जाना है इस दुनिया से। तो जब अगर आप सरवाइव करने के बाद रिप्रोडक्शन नहीं करोगे तो आप अपना जेनेटिक कंटेंट पास नहीं कर पाओगे। पास नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आपके साथ साथ आपका जेनेटिक कंटेंट भी चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि सर्वाइवल इज इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। सफिशिएंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको अपना नंबर ऑफ जनरेशन भी बढ़ाना पड़ेगा। आपने जो कमाया है, जो जेनेटिक कंटेंट आपने अपने पूर्वजों से लिया है, वो आपको आगे भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर इस एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा और आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि व्हाई द सर्वाइवल इज नॉट अ सफिशिएंट, व्हाई सर्वाइवल ओनली इज नॉट सफिशिएंट। मान लो कि एक जगह पर बहुत सारे लोग रहते थे, वहां पर आई बाढ़, और बाढ़ में क्या हुआ, सारे लोग मर गए। अब सिर्फ ये दोनों बचे जो आप देख रहे हो। क्यों? क्योंकि इनकी सर्वाइवल टेंडेंसी बहुत अच्छी थी, इनका अडेप्टेशन अच्छा था, इनके अंदर बोल सकते हो कि ये बहुत हिम्मत वाले थे, तो ये बाढ़ को सर्वाइव कर गए। अब सरवाइव तो कर गए, है ना। अब क्या जरूरी है कि ये आगे चलकर अपना नंबर ऑफ जनरेशन बढ़ाए, है ना, रिप्रोडक्शन करें, मीटिंग करें, ताकि अपना जेनेटिक कंटेंट फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट कर पाए। अगर ये दोनों आगे चलकर रिप्रोडक्शन नहीं करते तो इनके सर्वाइवल का कुछ फायदा नहीं हुआ। राइट, इसीलिए बोला जाता है कि सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट। सर्वाइवल क्यों सफिशिएंट नहीं, क्योंकि डज नॉट एंश्योर दैट जीन्स आर पास्ड ऑन। इनके सिर्फ सर्वाइव करने से जीन्स तो पास होंगे नहीं नेक्स्ट जनरेशन में, इनको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन मस्ट ऑल्सो अकर। राइट, तो ये सारी चीजें आती हैं नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जब नेचुरल सिलेक्शन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है ना। तो अब हम बात करेंगे, आ, उससे पहले हम देखते हैं कि जो करेक्ट मेजरमेंट है नेचुरल सिलेक्शन का, वो क्या है। वो सर्वाइवल और फर्टिलिटी के बेसिस पर होता है। ये चीज मैंने आपको बता दी, है ना। सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन अल्टीमेटली इंक्रीज द जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, इट इज मेजर्ड बाय फिटनेस। राइट, अब फिटनेस जिसकी ज्यादा अच्छी होगी वही नेचर में सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे कि अभी आपने एग्जांपल में देखा, उन दोनों लोगों की फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसलिए वो बाढ़ से बच गए, है ना।
तो फिटनेस क्या है? फिटनेस इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स। लेकिन फिटनेस में क्या होता है कि आपका सर्वाइवल के साथ साथ रिप्रोडक्शन कैपेसिटी भी आती है, रिप्रोडक्शन टेंडेंसी भी आती है, रिप्रोडक्शन ट्रेट भी आता है। ये दोनों होगा तभी आप फिट कहला पाएंगे नेचर के लिए, तभी आपके जीन्स ट्रांसमिट हो पाएंगे नेचर में। ओके, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्मेंस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स। लंबे समय तक आपके जीन्स इस नेचर में बरकरार रह पाए। वो कैसे रह पाएंगे? जब आप फिट रहेंगे। जो फिट रहेगा वो उसका इवोल्यूशन निश्चित। ट्रेड्स विद ग्रेटर फिटनेस आर हेरिटेबल। ऑब्वियस सी बात है, जो ट्रेड ज्यादा फिट होगा वो सरवाइव भी कर पाएगा, रिप्रोडक्शन भी कर पाएगा, और वो अपने ट्रेड्स को आगे इनहेरिट भी कर पाएगा अपने नेक्स्ट जनरेशन में। और जो ट्रेड्स लेस फिट होंगे, ट्रेड्स विद लेसर फिटनेस, यहाँ पर लेसर की स्पेलिंग गलत हो गई, बट स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, है ना, क्योंकि कंसेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग नहीं। तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो जो ट्रेड्स लेस फिट होते हैं एनवायरमेंट में, दे आर नॉन इनहेरिटेबल। ये चीज अब आपको क्लियर हो गई होगी। अगर लेस फिट होगे तो आप सर्वाइव तो कर पाओगे, लेकिन अगर प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो आप अपने ट्रेड्स को आगे ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो जो सिंपल तरीका है इंटरप्रेट करने का फिटनेस को, वो है वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप लंबे टाइम तक फिट रहें, है ना। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे अभी एग्जांपल देता है, ऐसा नहीं कि आप बाढ़ से तो बच गए, ठीक है, अब बाढ़ से बच के आगे गए और 2 दिन भूखे रहे और मर गए, तो ये वायबिलिटी नहीं है। वायबिलिटी का मतलब आप आगे आने वाले और भी कंडीशंस का सामना कर पाए, है ना। तो जो ज्यादा वायबल रहेगा वो ज्यादा फिट होगा, और जो ज्यादा फिट होगा वो ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएगा और आगे चलकर रिप्रोडक्शन भी कर पाएगा। तो अगर हम आसान भाषा में समझे तो वायबिलिटी को बोला जा सकता है कि इट इज द प्रोबेबिलिटी टू सर्वाइव फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू रिप्रोडक्टिव एज, है ना। जैसे कि जब दो लोग मिलते हैं, आपस में मीटिंग करते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं जायगोट, है ना। ये जायगोट ही तो आगे चलकर एक नया ह्यूमन की बात करें तो नया बेबी बनता है, ठीक है। फिर ये बेबी बड़ा होता है, यंगस्टर बनता है ना। यंग बनने के बाद फिर इसकी शादी होती है, तो ये रिप्रोडक्टिव एज में पहुंचता है। तो इस जायगोट से लेकर रिप्रोडक्टिव एज तक आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये रिप्रोडक्टिव एज में आएगा तभी रिप्रोडक्शन करेगा और फिर अपने जीन्स नेक्स्ट बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो अगर इनके जीन्स ज्यादा फिट होंगे, ये माँ बाप जो थे पहले, ये ज्यादा फिट होंगे, तो इनके जीन्स भी अच्छे होंगे, इनके ट्रेड्स भी अच्छे होंगे, इनके ट्रेड्स ज्यादा वायबल होंगे, तो जायगोट भी ज्यादा वायबल होगा। जायगोट की वायबिलिटी होनी बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि ये जायगोट बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाए। कब तक? रिप्रोडक्शन, कम से कम रिप्रोडक्शन एज तक। और कोई भी अगर रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव कर जाता है तो वो आगे भी सर्वाइव करता है, और फिर वो अपने ट्रेड्स आगे भी ट्रांसफर करता है। तो जो अपने ट्रेड्स बार बार ट्रांसफर कर सकता है अगले जनरेशन में, वो ज्यादा फिट कहला पाता है, और वो नेचुरल सिलेक्शन में अच्छा होता है, उसको नेचर ज्यादा अच्छे से सेलेक्ट करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो जीनोटाइप है विद हाई सर्वाइवबिलिटी हैव हाई फिटनेस, ये चीज क्लियर हो चुकी होगी आपको। जीनोटाइप विद लो सर्वाइवबिलिटी हैव लो फिटनेस। ओके, चलिए, अब ये जो फिटनेस होता है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट फिटनेस और एक होता है रिलेटिव फिटनेस। तो ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एब्सोल्यूट फिटनेस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी एक, ओनली वन, आप किसी एक इंडिविजुअल की बात करें, उसके खुद के बारे में बात करें, उसका किसी और से कंपटीशन ना हो, उसको किसी और से रिलेट ना करें, मतलब उसका आप उसका खुद के फिटनेस की बात करें विदाउट कंपैरिजन टू अदर्स, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट फिटनेस। लेकिन रिलेटिव फिटनेस में क्या होता है कि जब आप एक ही पॉपुलेशन में अलग अलग इंडिविजुअल्स के फिटनेस को रिलेट करते हो कि इनमें से सबसे ज्यादा फिट कौन है, मान लो ये दोनों सबसे ज्यादा फिट है, तो ये आगे नेचुरल सिलेक्शन में जाएंगे। तो ये कहलाता है रिलेटिव फिटनेस और ये कहलाता है एब्सोल्यूट फिटनेस। तो इनकी अगर हम बेसिक डेफिनेशन को देखें तो एब्सोल्यूट फिटनेस इज द फिटनेस ऑफ ए जीनोटाइप इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर
जीनोटाइप। लेकिन रिलेटिव फिटनेस में क्या होता है कि फिटनेस ऑफ ए जीनोटाइप इज रिलेटिव टू अनदर जीनोटाइप। तो दो तीन टाइप के अगर जीनोटाइप्स हैं तो उनमें जो जब सबसे ज्यादा फिट है वही नेचुरली सेलेक्ट होगा, इसमें रिलेटिव फिटनेस में। तो अगर ऐसा देखा जाए तो एब्सोल्यूट फिटनेस तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। एग्जिस्ट कौन करेगा? रिलेटिव फिटनेस। क्योंकि ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट में दो जीनोटाइप के बीच में कंपटीशन नहीं है, या पूरे एनवायरनमेंट में एक ही टाइप का जीनोटाइप है, ऐसा नहीं होता। आपको पता है जेनेटिक कंटेंट, अगर किसी भी पॉपुलेशन की अगर आप बात करो, एक ह्यूमन पॉपुलेशन की ही बात करो, एक छोटे से एरिया की ही बात करो, तो कितने सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं और सबके अंदर अलग अलग टाइप का जेनेटिक कंटेंट रहता है, अलग अलग टाइप का जीन का भी फ्रीक्वेंसी रहती है। तो यहाँ पर तो कंपैरिजन आएगा ही आएगा। कोई एक इंसान पूरे धरती पर अकेला नहीं रह रहा। तो एब्सोल्यूट फिटनेस बस समझने के लिए होता है, बट ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। एक्चुअली क्या ज्यादा सही है? रिलेटिव फिटनेस। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट क्या होता है। व्हाट आर द फेट्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नेचर किस टाइप से सेलेक्ट करती है स्पीसीज को? तो वो तीन टाइप से कर सकती है: पॉजिटिव नेचुरल सिलेक्शन, नेगेटिव नेचुरल सिलेक्शन एंड बैलेंसिंग नेचुरल सिलेक्शन। तो आइए इन तीनों को अब हम एक एक करके बहुत ही ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव सिलेक्शन की। तो यहाँ पर टर्म में ही पॉजिटिविटी है। इसका मतलब ये कि जो चेंजेस हुए हैं जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी में, जो नया अलील एंटर किया है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, वो उस पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। द न्यू चेंजेस दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द पॉपुलेशन आर एडवांटेजियस। वो पॉपुलेशन के लिए लाभदायक है ना। तो लाभदायक है इसका मतलब वो उस पॉपुलेशन की फिटनेस को इंक्रीज करेगा। किसमें? पॉजिटिव नेचुरल सिलेक्शन में। अब जब वो फिटनेस को इंक्रीज करेगा तो इट विल बी फेवर्ड बाय द नेचर एंड सिलेक्टेड बाय द नेचर। ओके, और जब सेलेक्ट कर लेगा नेचर उसको तो क्या होगा? उसका नंबर इंक्रीज होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिवली सेलेक्टेड एलील्स इंक्रीज इन नेचर, है ना, राइट? ओके, इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव नेचुरल सिलेक्शन की। तो इसमें क्या होगा? इसको आप प्यूरिफाइंग सिलेक्शन भी बोलते हो। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो नए अलील्स एंटर हुए हैं किसी भी पॉपुलेशन में, या जो नए चेंजेस आए हैं, दे आर डिसएडवांटेजेस फॉर पॉपुलेशन। ओके, तो जब जो नए एलियंस हैं वो हार्मफुल है, डिसएडवांटेजियस हैं, तो क्या करेंगे? वो फिटनेस को डिक्रीज करेंगे, है ना, राइट? जैसे अगर कभी कभी क्या होता है कि हमें बुरी आदत लग जाती है, तो वो क्या करते हैं? हमें अफेक्ट करते हैं, बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं और हमारी एबिलिटी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पर समझ लो। और पॉजिटिव सिलेक्शन में अगर हमारी को कोई अच्छी आदत लग जाती है, मान लीजिए आप हो अभी तैयारी कर रहे हो सीसाइड की या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सुबह उठने की अच्छी आदत लगती है तो वो एक तरीके से क्या है? दैट इज पॉजिटिव नेचुरल सिलेक्शन। आप अगर सुबह उठना लग जाते हो तो आप बाकी लोगों से, बाकी कैंडिडेट से, बाकी एस्पायरेंट से अलग हो जाते हो। आप ज्यादा, आपके ट्रेड्स अब अच्छे हो रहे हैं क्योंकि आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो 3-4 घंटे। समझ रहे हो इस चीज को? तो वो एक पॉजिटिव सिलेक्शन है। तो आपका सीएसआईआर में या किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव सिलेक्शन होता है आपका, मतलब आपको ऐसी आदत लग जाती है कि आप सुबह भी देर से उठ रहे हो वहां से और रात को लेट तक जग रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अमेजोन देख रहे हो, तो वो एक तरीके से नेगेटिव सिलेक्शन। उसका रिजल्ट क्या होगा कि वो क्या करेगा? आपकी आदत खराब करेगा, आपकी फिटनेस को डिस्ट्रॉय करेगा, आपकी फिटनेस को डिक्रीज करेगा। बाकी एस्पायरेंट्स के कंपैरिजन में आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी और उस वजह से क्या होगा? आप एलिमिनेट हो जाओगे सीएसआर के एग्जाम से, डीबीटी के एग्जाम से, गेट के एग्जाम से। आपका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। इसको बोला जाता है नेगेटिव सिलेक्शन। आप प्यूरिफाई कर दिए जाओगे, फिल्टर आउट कर दिए जाओगे। तो अब आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन होता है, इसको बोला जाता है प्यूरिफाइड सिलेक्शन। अगर ये एग्जाम्पल आपको पसंद आया तो कमेंट में लिखकर बताना कैसा लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप के चेंजेस को एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं करता, बिल्कुल भी ध्यान रखना। अगर आपने तैयारी में कोई भी लूजनेस रखी, लेजीनेस रखी, तो ये एग्जाम आपको बर्दाश्त नहीं करेगा, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, आपको क्वालिफाई नहीं होगा। इसीलिए आपको किस सिलेक्शन में जाना है? पॉजिटिव सिलेक्शन में। सुबह उठ के अच्छे से पढ़ना है 3-4 घंटे, रात को भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के सोना है, ताकि आपका सीसर का एग्जाम, डीबीटी, गेट सब कुछ क्वालिफाई हो जाए, राइट? चलिए अब इस टाइप की जो सिलेक्शन होता है, नेगेटिव सिलेक्शन,
उसमें क्या होता है कि जो सिलेक्शन प्रेशर होता है वो अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट द न्यू वेरिएशन। जो नेचर का जो सिलेक्शन प्रेशर है, नेचर किसको सिलेक्ट करेगी? जो पॉजिटिव एलील्स हैं, और जो नेगेटिव एलील्स हैं उनके अगेंस्ट हो जाएगी, है ना। तो उस वजह क्या होगा कि इट विल बी एलिमिनेटेड एंड प्यूरिफाइड बाय द नेचर। सिंपल सी बात। चलिए अब चलते हैं बैलेंसिंग सिलेक्शन की तरफ। तो बैलेंसिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि when the selection favors the heterozygotes at expense of each type of homozygote in the population। इसका मतलब समझते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत मजेदार एग्जांपल देने वाला हूँ, अच्छे से समझिए। तो मान लो कि एक पॉपुलेशन है ह्यूमन की, इसमें दो टाइप, अभी शुरू में तीन टाइप के लोग रह रहे थे अगर हाइट के बेसिस पे कंपैरिजन करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका टॉल हाइट वाले लोग, ये हो गया आपके शॉर्ट हाइट वाले लोग, ओके, और ये हो गया आपके एवरेज हाइट वाले लोग, ओके। अब याद करो मेंडेलियन जेनेटिक्स, वहां पर जब आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ रहे थे तो आप पढ़ रहे थे ना कि अगर डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, मतलब टॉल होता है, तो उसको डोमिनेंट माना जाता है, तो उसमें इस टाइप के अलील्स पाए जाते हैं, और शॉर्ट वाले में रिसेसिव वाले अलील्स पाए जाते हैं। लेकिन जो एवरेज कैरेक्टर है उसमें दोनों ही टाइप के अलील्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग सिलेक्शन है वो क्या करता है कि जो एक्सट्रीम फिनोटाइप्स होते हैं, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि जो एक्सट्रीम टॉल हो, एक्सट्रीम शॉर्ट हो, नेचर क्या करता है इन एक्सट्रीम वालों को क्या करता है, बोलता है भाई आपका टाइम हो गया, अब आप यहाँ से जाओ, ठीक है, अब आप मेरे इस कंडीशन में नहीं रह सकते। तो इनको क्या कर देता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है बैलेंसिंग सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो सेलेक्ट कौन होगा? ये एवरेज हाइट वाले सेलेक्ट होंगे। अब इसका फायदा देखो, इसका फायदा ये है कि जब बैलेंसिंग सिलेक्शन होता है तो इसमें दोनों ही टाइप के अलील्स एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी, राइट। और होमोजाइगोट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, हेटेरोजाइगोट्स का सिलेक्शन होता है। हेटेरोजाइगोट्स का सिलेक्शन होगा तो दोनों ही टाइप के अलील्स एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेंगे, और आगे चलकर फिर दोबारा से ये किसको क्रिएट कर सकते हैं, इस वाले कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। जब ये बचेंगे तभी तो। अब मान लो सिर्फ ये सेलेक्ट हो जाते, कैपिटल टी कैपिटल टी, और ये दोनों गायब हो जाते, तो फिर तो सोचो कि एनवायरनमेंट में ज्यादा सारे के सारे लोग लंबे लंबे लोग हो रहे हैं, ठीक है, और फिर सीढ़ियों की जरूरत ही नहीं पड़ रही, ऐसे उल्टा ऐसे तोड़ ले रहे हैं एकदम पेड़ पे से कुछ भी, खजूर के पेड़ पे से खजूर, नारियल के पेड़ पे से नारियल, छोटे लोग हैं ही नहीं दुनिया में। तो ऐसा आप समझ लो कि ये कितना ज्यादा नेचर के लिए अच्छा नहीं होगा। ये बस एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। बहुत छोटे लोग हो गए तो वो भी एक अलग इश्यू है एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए बैलेंसिंग सिलेक्शन हमेशा हमेशा अच्छा होता है, राइट, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ द alleles डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव आर मेंटेन्ड इन द पॉपुलेशन, बैलेंसिंग सिलेक्शन फेवर्स मोर देन वन allele। ये भी आपके पास समझ में आ गई। एंड ड्यू टू दिस the genetic diversity is maintained in the population। डाइवर्सिटी का मतलब दोनों टाइप के मीन्स पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। चलिए अब बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट की। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है इसको आप बोल सकते हो चेंज बाय चांस, ओके। क्या बोल सकते हो? चेंज बाय चांस, गलती से चेंज हो गया इन द अलीलिक फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मान लो ये पेरेंट्स थे, ठीक है, ये पेरेंट्स थे, इनके बीच में हुई मीटिंग और यहाँ से आया ऑफस्प्रिंग। तो जब मीटिंग हो रही थी इस टाइम पर, ये जो रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस है, जब अलील्स ट्रांसफर होते हैं तो वहां पर गलती से कुछ चेंजेस आ गए अलीलिक फ्रीक्वेंसी में, ओके। और वो चेंज बहुत ही माइन्यूट होता है, राइट। तो जब बहुत माइन्यूट चेंज हो और वो चेंज बाय चांस हो तो उसको बोला जाता है एक तरीके से आप जेनेटिक ड्रिफ्ट, ओके। अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम बोलते हैं सीवल राइट इफेक्ट, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही ये टर्म दिया था और इस कंसेप्ट के बारे में बताया था। अब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है कि बहुत ही माइन्यूट चेंज होता है, माइन्यूट चेंज होने के बाद ये बाय चांस होता है। तो क्या होता है कि जो स्मॉल पॉपुलेशन होता है, अगर पॉपुलेशन का साइज कम हो तो ये ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा हो, बड़ा पॉपुलेशन, तो आप
इसको उतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। चलो आपको एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल, मान लो कि ये हो आप, ठीक है, ये हो आप, दिस इज यू एंड दिस इज मी, ठीक है, ये मैं हूं, दिस इज मी। आपका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ही छोटा है। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? गिने चुने दोस्त है, 3 दोस्त हैं आपके, कितने हैं? 3 दोस्त। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है भाई बहुत ही बड़ा है, ठीक है, मतलब सच में बहुत बड़ा है, ठीक है। आपका भी बहुत बड़ा होगा, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरे फ्रेंड सर्कल में मान लो है बहुत सारे, 40-50 लोग हैं। कितने हैं? 40 से 50, 40 to 50 फ्रेंड्स मेरे आसपास रहते हैं, नोन है बिल्कुल, जिनसे बहुत बातचीत होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर आपके उन 3 दोस्तों में से, आपके उन 3 दोस्तों में से एक चला गया कहीं बाहर की कंट्री में, हमेशा हमेशा के लिए शिफ्ट कर गया, ठीक है, आप आपके तो 3 ही दोस्त हैं और आपका तीनों से बहुत ज्यादा लगा हुआ, आप बहुत दुखी हो सकते हो, बहुत ज्यादा दुखी हो सकते हो। लेकिन अगर मेरे 40-50 दोस्तों में से कोई एक बंदा निकल कर जाएगा, है ना, कहीं बाहर जाएगा, तो मुझे उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स की जो पॉपुलेशन थी उसका साइज बहुत ज्यादा था, तो अगर एक आधा कोई चला भी जाता है तो उतना ऑब्जर्व नहीं करूंगा, उतना ध्यान नहीं दूंगा, उतना मुझे इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन आपको होगा, क्यों? क्योंकि आपके फ्रेंड्स का पॉपुलेशन साइज बहुत ही कम। तो वही समझाने का मतलब है कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है ये चेंज बाय चांस होता है, और स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ये एक्चुअली जो डिसाइड करता है वो टोटली एनवायरनमेंट करता है, नेचर डिसाइड करता है टोटली। ओके, तो जब नेचुरल फ्लक्चुएशंस होती है, जैसे कि ओवर विंटरिंग, एपिडेमिक्स, कोई जैसा अभी कोरोना वायरस आया हुआ है, एपिडेमिक्स, है ना, और दूसरी नेचुरल कैलेमिटी जैसे कि बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गए, भूकंप हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज, तो ये सब डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के लोग, मतलब किस टाइप जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा या नहीं। तो fluctuations like overwintering, epidemics and natural calamities results in the survival of few individuals in a population। आपको पता है कि जब इस टाइप की नेचुरल कैलेमिटीज या एपिडेमिक्स आती है या ओवरविंटरिंग होती है, तो बहुत सारे लोग मर जाते हैं, या बहुत सारे, अगर किसी भी एनिमल्स की बात करो, एनिमल स्पीसीज की, तो बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं। जैसे कोविड में देख लो आप, कितने सारे लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया, है ना, इस एपिडेमिक में, राइट। वो भूकंप या सुनामी आती है तो बहुत सारे लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं, राइट। ओवर विंटरिंग क्या होती है? जब सीजनल चेंजेस बोलते हैं इसको, ओवर विंटरिंग को क्या बोलते हैं? सीजनल चेंजेस। तो आप देखते हो कि जैसे ही बरसात वाले मौसम से सर्दी वाले मौसम में एंटर करते हैं तो मच्छर गायब हो जाते हैं। फिर जब वापस गर्मियों का मौसम आता है, बरसात का मौसम आता है, फिर सारे मच्छर आ जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे मच्छर मर जाते हैं ओवर विंटरिंग के टाइम पर। या बहुत सारी ड्रोसोफिला देखते हो आप, गर्मियों में, बरसात में ज्यादा दिखाई देते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवर विंटरिंग। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है, इनकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स सरवाइव कर पाते हैं और बहुत सारे मर जाते हैं। ओके, तो आप ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, ये स्मॉल पॉपुलेशन में इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। मान लो 4-5 ही लोग हैं और यहाँ पर बाढ़ आई, तो ज्यादा चांसेस है कि चारों पांचों बाढ़ में अपनी जान दे दे। लेकिन अगर ऐसा पॉपुलेशन है जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं और यहाँ पर अगर बाढ़ आती है, तो ज्यादा ज्यादा कितने मरेंगे? 1000-2000 लोग मरेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग बच जाएंगे। तो जो बड़ा पॉपुलेशन होता है उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट बहुत कम ऑब्जर्व कर पाओगे, इतना ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन छोटे पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट आसानी से आप ऑब्जर्व कर पाओगे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट आपके माइंड में बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, राइट। सर्वाइव्ड इंडिविजुअल्स बिकम द ओनली एंसेस्टर फॉर द फ्यूचर जनरेशन। जो लोग बचेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद, या कोई भी स्पीसीज आप ले लो, जैसे मॉस्किटो का ले लो आप, मॉस्किटो के बारे में ले लो, ठीक है। जब ओवर विंटरिंग होगी तो इसमें से मान लो हजारों लाखों मच्छर थे और 2-4 मच्छर ही बचे, ठीक है। तो अब जब ये वापस रिप्रोडक्शन करेंगे तो यही तो अपना जीन ट्रांसफर करेंगे आगे,
है ना। तो जो सर्वाइव करेंगे, सर्वाइव्ड इंडिविजुअल्स विल बिकम द ओनली एंसेस्टर। जो मर गए वो अपना जेनेटिक कंटेंट तो पीछे ही छोड़ गए, वो आगे ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बच गए उनका जेनेटिक कंटेंट आगे फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफर होगा। वैसे ही सारे स्पीसीज की आप बात है, एग्जाम्पल लेंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज नेग्लिजिबल इन लार्ज पॉपुलेशन, द जीन्स विल बी मेंटेन्ड इन द एनवायरनमेंट और रिमूव विल टोटली बी डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, एनवायरनमेंट डिसाइड करता है इसमें कि जीन्स मेंटेन होंगे एनवायरनमेंट में या नहीं होंगे। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट और पॉपुलेशन साइज को। तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, इट इज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। मैक्सिमम इफेक्ट कहाँ देखा जाएगा, स्मॉल पॉपुलेशन, मैंने आपको समझा दिया अच्छे से। मिनिमम इफेक्ट कहाँ देखा जाएगा, लार्ज पॉपुलेशन। ये भी चीज आपको क्लियर। जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी जीरो इफ द पॉपुलेशन साइज इज इनफिनाइट। अगर पॉपुलेशन का साइज अनंत होगा, मतलब आप गिन ही नहीं पा रहे कितने लोग रहते हैं, इनफिनाइट है साइज उसका, तो वहां पर थोड़ा बहुत कुछ हो भी गया, कुछ लोग चले भी गए, कुछ लोग की डेथ भी हो गई किसी वजह से, तो वो जेनेटिक ड्रिफ्ट जीरो के इक्वल होता है। राइट, दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन। याद करो, जब हमने हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पर हमने ये बात बोली थी कि हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन किसको बोला जाता है, जिस पॉपुलेशन का साइज बहुत ही बड़ा हो। तो वहां पर जिस पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा हो, वहां पर कोई म्यूटेशन ना होता हो, कोई माइग्रेशन ना होता हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना होता हो, तो उसको बोला जाता है हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन। ओके, तो हार्डी विनबर्ग पॉपुलेशन और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो अभी देखो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वाली वीडियो पे डायरेक्टली जा सकते हो, जो कि मैंने पढ़ाया था इवोल्यूशन के लेक्चर नंबर 4 में और पॉपुलेशन जेनेटिक्स पार्ट 2 में। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी इवोल्यूशन वाले प्लेलिस्ट में। आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर इवोल्यूशन वाले प्लेलिस्ट को खोलकर लेक्चर नंबर 4 में हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझ सकते हो। नहीं तो ऊपर जो आई बटन आया था उस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप उस लेक्चर पर जा सकते हो। अब हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या करता है, इट स्टेट्स दैट इन ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन द अलील फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन अनलेस द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब। आपको मैंने समझाया था बहुत अच्छे से कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है बहुत बड़े पॉपुलेशन में। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जब बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है तो मेंटेन रहता है जब तक कि उसमें डिस्टर्बेशन ना हो, डिस्टर्ब, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो। किसकी वजह से, नॉन रैंडम मीटिंग की वजह से। मतलब उस पॉपुलेशन में अगर नॉन रैंडम मीटिंग ना हो, उस पॉपुलेशन में माइग्रेशन ना हो, उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन ना हो, उस पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन ना हो, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। और मैंने वहां पर आपको समझाया था, याद करो, कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नॉन रैंडम मीटिंग ना हो, माइग्रेशन ना हो, म्यूटेशन ना हो, नेचुरल सिलेक्शन ना हो, ये तो होगा ही होगा। ओके, इसका मतलब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कभी भी एनवायरनमेंट में मेंटेन नहीं रहता, बहुत रेयरली ही मेंटेन हो पाएगा। वैसे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। पॉसिबल कब है, जब बहुत लार्ज पॉपुलेशन साइज हो। राइट, तो ये सारी चीजें हमने वहां पर डिस्कस की थी, इसलिए आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, इट अकर्स बाय द फॉलोइंग वेज। दो तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है। पहला है फाउंडर इफेक्ट, दूसरा है बॉटलनेक इफेक्ट। तो एक एक करके हम दोनों को समझेंगे। पहले समझते हैं फाउंडर इफेक्ट को। तो फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है कि चेंज ऑफ एलिलिक फ्रीक्वेंसी व्हेन ए न्यू पॉपुलेशन और यू कैन से न्यू कॉलोनी डेवलप्ड बाय फ्यू मेंबर्स ऑफ ओरिजिनल लार्ज पॉपुलेशन। मान लो, इस फिगर के हेल्प से समझते हैं, मान लो कि ये है एक लोकेलिटी, ये एक लोकेलिटी थी जहां पर बहुत सारे लोग रहते थे। अब ये जो अलग अलग कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ब्लू और रेड, इसका मतलब दो अलग अलग जेनेटिक कंटेंट वाले लोग थे। ठीक है, ये है ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओके, अब क्या हुआ कि कुछ लोग इस पॉपुलेशन को छोड़कर अलग अलग जगह पर चले गए, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। राइट, तो इस पॉपुलेशन में ऐसे लोग आए सिर्फ रेड वाले, मतलब सिर्फ एक टाइप के जेनेटिक कंटेंट वाले। यहाँ पर आए सिर्फ ब्लू वाले, मतलब दूसरे टाइप के, एक ही तरीके के जेनेटिक कंटेंट वाले, लेकिन दूसरा टाइप था, ब्लू था, यहाँ पर रेड था।
लेकिन इस वाले लोकेशन पर आए दोनों टाइप के लोग, राइट। तो अब क्या होगा, ये जो लोग हैं ये अलग अपना नंबर बढ़ाएंगे, अलग रिप्रोडक्शन करेंगे, ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे और ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे। लेकिन ध्यान देखो, ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर देखो जो सिर्फ एक ही जेनेटिक कंटेंट वाले लोग हैं, तो यहाँ पर अब जो भी नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उनके अंदर जेनेटिक कंटेंट ऐसा ही होगा, एक जैसा ही होगा। यहाँ पर ब्लू वाले का टाइप का जेनेटिक कंटेंट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि रेड रेड में भी मीटिंग हो सकती है, ब्लू ब्लू में भी मीटिंग हो सकती है और रेड और ब्लू में भी मीटिंग हो सकती है। तो इसकी जो डाइवर्सिटी होगी बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि जो कुछ लोग यहाँ से उठकर दूसरी जगह पर गए, ये जो कुछ लोग हैं, ये जो कुछ लोग हैं, ये जो कुछ लोग हैं, इन्हीं को बोला जाता है फाउंडर पॉपुलेशन। मतलब अब जो आगे चलकर एक नया पॉपुलेशन बनने वाला है इन ह्यूमंस का, उसका फाउंडेशन किसने रखा था, इन चार पांच लोगों ने रखा था, इसलिए इनको बोला जाता है फाउंडर पॉपुलेशन। और इसको बोला जाता है फाउंडर इफेक्ट, क्यों, क्योंकि इन्होंने ही न्यू कॉलोनी बसाई थी, न्यू पॉपुलेशन बसाया था, राइट। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से समझो कि अगर फाउंडर पॉपुलेशन बड़ा होगा, मतलब यहाँ से बहुत सारे लोग उठकर अगर यहाँ जाते जो कि नहीं गए, बहुत कम लोग गए, लार्जर द फाउंडर पॉपुलेशन, तो क्या होता, मोर चांसेस ऑफ रिजेम्बलेंस बिटवीन द ओरिजिनल एंड न्यूली फाउंड पॉपुलेशन। तब इस पॉपुलेशन और इस पॉपुलेशन के बीच में रिजेम्बलेंस ज्यादा होती अगर बहुत सारे लोग जाते, लेकिन बहुत कम लोग गए हैं तो उसमें रिजेम्बलेंस कम होगी। ओके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फाउंडर पॉपुलेशन मे नॉट कैरी ऑल द अलील्स प्रेजेंट इन पेरेंट पॉपुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पर जो लोग आए वो सिर्फ रेड वाले आए हैं, तो ये ब्लू वाले कंटेंट यहाँ लेकर नहीं गए। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो फाउंडर पॉपुलेशन है वो अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन से सारे के सारे जेनेटिक कंटेंट लेकर आए। बहुत सारे जेनेटिक कंटेंट पीछे छूट गए, है ना, जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत कुछ पीछे छूट जाता है ना, यही तो है जिंदगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं। फाउंडर पॉपुलेशन मे हैव रिड्यूस्ड जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर अब ब्लू वाले बेचारे लोग तो आए नहीं इनके साथ, तो ब्लू वालों का जेनेटिक कंटेंट यहीं छूट गया। यहाँ पर रेड वाले नहीं आए तो रेड वालों का जेनेटिक कंटेंट यहीं छूट गया। लेकिन यहाँ पर अगर दोनों आते हैं तो दोनों का कंटेंट आता है। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से लोग माइग्रेट कर रहे हैं ओरिजिनल पॉपुलेशन से नए लोकेशन पर, उस टाइप का जेनेटिक कंटेंट जाएगा। और इस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे से समझना, ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से कंसेप्चुअल आ सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं आगे और समझते हैं बॉटल नेक इफेक्ट को। ओके, तो इसको सबसे पहले ये समझो कि इसको बॉटल नेक इफेक्ट नाम क्यों दिया गया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी दो बॉटल्स, है ना। तो सबसे पहले इस बॉटल को समझते हैं। तो देखो, इसको हम इस बॉटल की एरिया को डिवाइड करते हैं। ये जो आप ज्यादा विड्थ वाला एरिया देख रहे हो बॉटल का, ये है एक्चुअली फेवरेबल कंडीशन। ओके, और जहां से एरिया कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, मतलब एरिया कम हो रहा है ना, विड्थ कम हो रही है, ये यहाँ से शुरू हो जाता है अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जब फेवरेबल कंडीशन होता है तब तो कोई भी सरवाइव कर सकता है ना, चाहे उसके ट्रेड्स अच्छे हो चाहे ना हो, है ना। समझ रहे हो, जैसे कि आप कोविड से पहले का ही टाइम पीरियड ले लो, कितने सारे लोग सरवाइव कर रहे थे, लेकिन जब कोविड आया तो मान लो उसको अनफेवरेबल कंडीशन, ये जगह मान लो जब कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तो जो लोग कमजोर थे, जिनका इम्यून सिस्टम वीक था, जो पहले से बीमार थे, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम थी, डायबिटीज थी, वो जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो क्या हुआ कि वो सब एलिमिनेट हो गए, इस एनवायरमेंट से वो लोग चले गए हमको छोड़कर। ओके, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है कि जो लेस अडेप्टेड ट्रेड्स होती है वो एनवायरमेंट से एलिमिनेट कर दी जाती है। और आपको पता है कि हमेशा एक जैसा टाइम तो रहता नहीं है, एक जैसा दिन रहता नहीं है। तो जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जो लोग सरवाइव किए थे वो वापस से अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देंगे, राइट। फिर हो सकता है कि आगे जाके ऐसा अनफेवरेबल कंडीशन हो,
तो ये जो बॉटल नेक है, मतलब बॉटल का जो नेक है वो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन। इस नेक से जो निकल गया बाहर, इसका मतलब अब वो सरवाइव कर चुका है, अब उसको रिप्रोडक्शन करना है ताकि वो अपने जीन्स आगे ट्रांसमिट कर पाए। तो इट इज कॉल्ड बॉटल नेक इफेक्ट। आई होप यू ऑल विल हैव अंडरस्टूड दिस, राइट। मेनली फाउंड इन आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन। ये जो बॉटल नेक इफेक्ट है ज्यादातर देखा जाता है आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन में। अब यहाँ पे मैं आर सेलेक्टेड पॉपुलेशन डिस्कस नहीं करने वाला क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है और उसको मैंने डिस्कस किया है इकोलॉजी पार्ट 7 में। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके, जो कि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा पॉपअप किया हुआ, उस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप उस वीडियो पर जाकर देख सकते हो, राइट। सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट सच एज फायर, फ्लड ड्रास्टिकली रिड्यूस द पॉपुलेशन साइज, है ना। सडन चेंज, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर, कोविड वाला एग्जांपल। इसके अलावा और कोई भी एग्जांपल हो सकता है, फायर हो सकता है, फ्लड हो सकता है, सुनामी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वो क्या करेगा, पॉपुलेशन साइज को कम कर सकता है। ओके, और वापस जब फेवरेट कंडीशन आएगी तो फिर पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी। मोर सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, अब आप समझ ही गए होंगे, अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा होगा तो ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट करेगा ये बॉटल नेक इफेक्ट। ज्यादा लोग, ज्यादा इंडिविजुअल्स, किसी भी स्पीसीज के, एनिमल प्लांट, किसी भी स्पीसीज के ज्यादा से ज्यादा एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगर लार्ज पॉपुलेशन होगा तो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा बॉटल नेक का। अब बात करते हैं माइग्रेशन की। तो माइग्रेशन बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको समझ में आ गया होगा कि माइग्रेशन कैसे एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। इंडिविजुअल्स अराइव फ्रॉम अदर पॉपुलेशन एंड मिक्स देयर जीन्स इनटू न्यू पॉपुलेशन थ्रू मीटिंग। यहाँ पर कुछ लोग पहले से रह रहे हैं, उनका जेनेटिक कंटेंट अलग है। अब कुछ लोग बाहर से आए, अपना अलग जेनेटिक कंटेंट लेकर और इस पॉपुलेशन में रहने लगे, नया घर ले लिया इन लोगों ने इस लोकेलिटी में। तो अब क्या होगा, इनके बीच में रिलेशंस बनेगी, बीच में मीटिंग होगी, तो इनका जेनेटिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा। तो अब इसका जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो अलग डायरेक्शन में जाएगा। तो माइग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच कैन लीड टू इवोल्यूशनरी प्रोसेस। अब हम बात करते हैं मेटिंग सिस्टम की। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मेटिंग सिस्टम भी अफेक्ट करता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस को। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मेटिंग सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रैंडम मेटिंग और एक होता है नॉन रैंडम मेटिंग। तो समझते हैं कि रैंडम मीटिंग क्या होता है, नॉन रैंडम मीटिंग क्या होता है। आपको टर्म से समझ में आ गया होगा वैसे कि रैंडम मीटिंग क्या होता है। तो रैंडम मीटिंग का मतलब कि कोई प्रेफरेंस नहीं है ना, किसी की भी मीटिंग किसी के साथ भी हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन सेम होना चाहिए, स्पीसीज सेम होनी चाहिए। किसी अलग अलग स्पीसीज के बीच में तो मीटिंग होती नहीं है, बहुत रेयरली होती है। जैसे मान लो ह्यूमन की ही पॉपुलेशन है, राइट। नहीं, यहाँ पर हम लेते हैं ह्यूमंस की नहीं, यहाँ पर हम लेते हैं एनिमल की। ओके, ये किसी एनिमल का पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन है ये एनिमल की पॉपुलेशन। तो आपको पता है एनिमल के बीच में इतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं होता कि पर्टिकुलर दो, यानी कि इन दोनों के बीच में ही मीटिंग होगी। ये किसी के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। पॉपुलेशन के किसी भी इंडिविजुअल के साथ ये मीटिंग कर सकता है, इसको बोला जाता है रैंडम मीटिंग। ओके, लेकिन जो नॉन रैंडम मीटिंग होती है उसमें क्या होता है कि किसी के साथ ऐसे ही मीटिंग नहीं होती, यहाँ पर होती है कुछ प्रेफरेंसेस, जैसे कि ह्यूमंस में देखा जाता है। ये मान लो किसी ह्यूमन का पॉपुलेशन है, तो ह्यूमन के पॉपुलेशन में क्या होता है, हम लोगों के बीच में क्या होती है, शादी होती है, मैरिजेस होती है। ऐसे तो नहीं कि सुबह घर से निकले, आज शादी करने का मन है, चलो रास्ते में किसी को भी पकड़ लो यहाँ से और शादी कर लो, ऐसा तो होता नहीं है। प्रॉपर एक प्रोसेस होता है जिसमें हमको कोई लड़की पसंद आती है, किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आता है ना, उसके ट्रेड्स पसंद आते हैं, फिर हम उसको प्रेफर करते हैं और हमारा मन उसके साथ लगता है, फिर हम उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने की सोचते हैं, तो एक प्रेफरेंस होती है। तो इस टाइप का जो मीटिंग होता है वो नॉन रैंडम होता है, जहां पर प्रेफरेंसेस होती है ना। तो ऊपर ऊपर सब आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो रैंडम मीटिंग होती है इट इज नॉन सेलेक्टिव मीटिंग, जो कि एनिमल्स में देखी जाती है। नॉन प्रेफरेंशियल मीटिंग, राइट। नॉन रैंडम मीटिंग को असॉर्टिंग मीटिंग भी बोला जाता है। एंड दिस इज प्रेफरेंशियल मीटिंग, यहाँ पर हम प्रेफर करते हैं कि हमको किसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, किसके साथ जिंदगी गुजारनी है, किसके साथ शाम को बैठकर चाय पीनी है जिंदगी भर,
तो दिस इज कॉल्ड नॉन रैंडम मेटिंग। ओके, क्लियर। चलिए, अब ये जो नॉन रैंडम मीटिंग होती है, जो असॉर्टिव मीटिंग होती है, ये फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज पॉजिटिव असॉर्टिव मीटिंग एंड अनदर इज नेगेटिव असॉर्टिव मीटिंग। ओके, तो जो पॉजिटिव असॉर्टिव मीटिंग होती है उसमें क्या होता है, मीटिंग बिटवीन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर एक जो लड़का है, सपोज दिस इज बॉय, तो वो लड़का जो टॉल है, लंबी हाइट है इसकी, वो किसको प्रेफर करेगा कि यार लड़की की हाइट भी कम से कम बराबर या थोड़ी बहुत तो मेरे आसपास हो, है ना, तो वो भी एक लंबी लड़की को ही प्रेफर करेगा। तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव असॉर्टिव मीटिंग। ओके, और जो नेगेटिव असॉर्टिव मीटिंग होती है वो कैसा होता है कि अपोजिट कैरेक्टर्स वाले के बीच में मीटिंग होती है। ठीक है, लंबा लड़का और छोटी लड़की, कम हाइट वाली लड़की, या उसका उल्टा आप कर लीजिए, तो इसको बोला जाता है नेगेटिव असॉर्टिव मीटिंग, मीटिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट कैरेक्टर स्टिक्स। ओके, ये एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, आप कोई भी एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि ऑपोजिट कैरेक्टर और सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले के बीच में जब मीटिंग होती है तो क्या होता है। सिमिलर वाले के बीच में होती है तो पॉजिटिव असॉर्टिव, ऑपोजिट वाले कैरेक्टर्स के बीच में होती है तो नेगेटिव असॉर्टिव मीटिंग। तो ये था मीटिंग सिस्टम के बारे में। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे पॉइंट्स थे जो कि अफेक्ट करते हैं किसी भी इवोल्यूशन को, किसी भी पॉपुलेशन के इवोल्यूशन को। तो आई होप आज के इस लेक्चर में ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। ओके, तो ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन क्या होता है। तो जो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन होता है, इट इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस by which fitness of a phenotype or genotype depend on the phenotypic or genotypic composition of a given population. ओके, मान लो ये जो गिवन पॉपुलेशन है, इसका जो जीनोटिपिक कंटेंट है या फिनोटिपिक कंटेंट है, उसके बेसिस पर जो सिलेक्शन होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। ओके, तो जिस टाइप का इनका जीनोटिपिक कंटेंट होगा, मान लो एक्स टाइप का जीनोटिपिक कंटेंट है, तो इसमें ऐसे ही लोग सरवाइव कर पाएंगे, उनके सरवाइव करने की एबिलिटी ज्यादा होगी जिनका एक्स टाइप का जेनेटिक कंटेंट होगा। मान लो इस पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन जहाँ रहती है वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ओके, हॉट वेदर है, तो वहां पर एक पर्टिकुलर टाइप का जेनेटिक कंटेंट है। लेकिन वहां पर अगर कोई ऐसा इंसान आकर बस गया जिस जो पहले सर्दी में रहता था, मान लो वाई, तो इसका यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा, तो इसका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन का मतलब होता है कि अगर सेम टाइप के एनवायरनमेंट में सेम टाइप के लोग का सिलेक्शन हो जाए तो वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। अगर यहाँ पर ये वाई वाला भी सरवाइव कर जाता तो मतलब इसको बोलते हैं आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इस एनवायरनमेंट की अलग थी, लेकिन ये सरवाइव कर गया, तो इसको बोला जाता इसका सिलेक्शन तो हो गया बट नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन है। तो अब आपको पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फिटनेस ऑफ जीनोटाइप इंक्रीजेस एज इट बिकम्स लेस कॉमन। अगर वो लेस कॉमन होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो फिटनेस होगी वो तो डिक्रीज हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया। फिटनेस ऑफ ए जीनोटाइप इंक्रीजेस एज इट बिकम्स मोर कॉमन। जब वो पॉपुलेशन में ज्यादा कॉमन होगा तो उसकी फिटनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, बी वाला। ओके, सी भी गलत होगा। फ्रीक्वेंसी फिटनेस ऑफ जीनोटाइप डिक्रीज एज इट बिकम्स लेस कॉमन, लेस कॉमन होगा तो फिटनेस डिक्रीज हो जाएगी। ये भी एक हद तक ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिलेक्शन की बात करें तो हम यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि वो ज्यादा उसकी जीनोटिक इंक्रीज, फिटनेस इंक्रीज होगी जब वो ज्यादा कॉमन होता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लफटेल्स इन मेन आइलैंड एशिया शो हाई वेरिएशन इन टेल कलर। ओके, यहाँ पर एशिया में कोई मेन लैंड था, वहां पर ये कोई स्पीसीज है फ्लफ टेल्स की, उनके टेल कलर में हाई वेरिएशन। ओके, ये कोई एशिया का मेन लैंड है। ओके, यहाँ पर जो फ्लफ टेल्स रहते थे उनका टेल कलर में हाई वेरिएशन था।
हाउएवर इन द फार आउट पैसिफिक आइलैंड, ये कोई दूर था पैसिफिक आइलैंड, यहाँ से बहुत दूर। द फ्लफ टेल्स शो वेरी लिटिल वेरिएशन, यहाँ पे बहुत कम वेरिएशन दिखा, बट वेरिएशन तो था, यहाँ पर हाई था। द वेरिएशन इन टेल कलर कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ये जो वेरिएशन दिख रहा है वो किस किस वजह से देखा जा सकता है, एक्सेप्ट किस वजह से नहीं देखा जा सकता, तो यहाँ पर हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि किसकी वजह से नहीं देखा जा सकता। तो फाउंडर इफेक्ट की वजह से तो हो सकता है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से कुछ फ्लक्टेज इधर आ गई होंगी, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन दिख रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर ही फाउंडर इफेक्ट आता, तो आपको ये ऑप्शन भी मतलब इसकी वजह से भी होगा। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट सिलेक्शन, इसकी वजह से भी हो सकता है, यहाँ से कुछ लोग आ गए हो यहाँ पर, ओके, और उनमें वेरिएशन हो, ओके, बट होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर ऑड वन आउट लग रहा है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन होगा जो कि वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग आर द की पॉइंट्स अबाउट द जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो स्टेटमेंट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज सिग्निफिकेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन में सिग्निफिकेंट होता है, दिखता है, अगर होता है तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज अलील फ्रीक्वेंसी टू चेंज इन ए प्री डायरेक्टेड वे, मतलब जो पहले से निर्धारित हो उसी तरीके से चेंज होता है, ऐसा है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये चेंज बाय चांस है, कुछ भी हो सकता है। मतलब अच्छे अलील्स भी आ सकते हैं एनवायरमेंट में, बुरे अलील्स भी आ सकते हैं, अच्छे अलील्स भी एलिमिनेट हो सकते हैं, बुरे अलील्स भी एलिमिनेट हो सकते हैं, तो प्री डायरेक्टेड वे में तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन लीड टू लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन विद इन ए पॉपुलेशन, यस, किसी जेनेटिक वेरिएशन का लॉस हो सकता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो ये सही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन कॉज हार्मफुल एलील टू बी बिकम फिक्स, क्योंकि रैंडम होता है तो कुछ भी हो सकता है, तो ये भी सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर ट्रू, तो कौन कौन से सही है, ए सी एंड डी, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल तक जुड़ पाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए थे इस चैनल पर, वीडियो अच्छी लगी सच में, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आए इतनी ऐसी अच्छी अच्छी, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, पढ़ते रहना, थैंक यू सो मच।